कहते हैं पहाड़ सा हौसला रखने वाले कभी रेत नहीं होते, और यह बात कीर्ति राठौड़ जी की जिंदगी पर एकदम सटीक बैठती है। नमस्कार, थिंक 360 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हिम्मत, हौसला और जुनून की एक मिसाल है, जिन्होंने आरएफएस में 121वीं रैंक हासिल की है। पिता, पति और भाई को खो देने के बाद तमाम मुश्किलात को टक्कर देते हुए उन्होंने ये मिसाल कायम की है जो आज हम सबके सामने है। नमस्कार कीर्ति राठौड़ जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। हम सबको पता है कि आपकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी। सबसे पहले आपके पिता गुजर गए, फिर पति जो एक जाना माना नाम था, फिर आपने अपने भाई को खो दिया। इन तमाम मुश्किलों के बाद एक मेंटली जो ट्रॉमा था, आप उस चीज़ से कैसे निकली? वो जो सिचुएशन थी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है और एकदम से मुझे ये सब फेस करना पड़ेगा। हस्बैंड का भी जो हुआ था वो विदिन 3 मंथ्स हुआ था। फिर ब्रदर का भी बिल्कुल ठीक था, वो रात को एकदम से एक्सीडेंट। तो उन सब चीज़ों को अपने आप में एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो पूरा दिन मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें, थॉट्स जो है आते रहते थे। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। 3-3 4-4 दिन मैं सो नहीं पाती थी, और इवन मैं अपने बेटे की तरफ भी नहीं ध्यान देती थी। लेकिन फिर साथ ही साथ मैंने ये चीज़ भी रियलाइज़ की कि मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अब मेरे ऊपर, मेरे बेटे की, मेरी मदर की। तो मुझे संभलना पड़ेगा और सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ठीक है, उस फेज़ में मेरे साथ दोनों चीज़ें थी। मैं पढ़ाई भी कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा दुखी होके कई बार गिव अप भी कर देती थी। और बस मैं अपने हस्बैंड को याद करती थी कि इन्हें कमज़ोर लोग नहीं पसंद थे। तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बन के और पढ़ाई करनी है, क्योंकि इनको ये था कि रोने वाले लोग और इस तरह से कि इन्होंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया था। तो इनको ये था कि स्ट्रगल करना पार्ट ऑफ लाइफ है और मजबूती से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप चाहती तो अनुकंपा नौकरी भी ले सकती थी, किसी ऑफिस में क्लर्क या कांस्टेबल के पद पर भी जा सकती थी। फिर आपने ये चैलेंज प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए, जो आरपीएससी की सेवा है, इसमें जाने के लिए कैसे आपने सोचा कि नहीं, मुझे ये करना है? एक्चुअली सच्चाई ये है कि मैंने एकदम से नहीं सोचा था। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी उस टाइम पे मुझे ये था कि मैं अनुकंपा नियुक्ति वाली जो नौकरी है वो मैं ज्वाइन कर लूँगी। इवन मेरे फैमिली में, मेरी दोनों साइड की फैमिलीज़, इन लॉज भी और मेरे इधर मदर साइड जो फैमिली है, दोनों का यही था कि पढ़ाई छोड़े हुए बहुत साल हो गए हैं और जो सर्कमस्टांसेस थे वो सबको पता थे कि उन सिचुएशंस में मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गैप भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और सबको ये था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपने आप में क्लियर करना बहुत टफ होता है, मुश्किल होता है, और फिर इतनी एडवर्स कंडीशंस में तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। बट मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स थे और जो इनके सीनियर ऑफिसर्स थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं उस लेवल पे नौकरी करूं। मुझे एक्चुअली नौकरियों का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मुझे लगा ठीक है, मिल रही है जो, मैं भी नहीं कर पाऊंगी, इतना पढ़ना और ये सब इजी थोड़ी ना होता है। बट सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया, सबने बहुत कोशिश की, और आज मैं हर दिन उन लोगों को याद करती हूँ कि आज उन सब ने मुझे मोटिवेट किया और अपना विश्वास दिखाया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आपकी शादी 2007 में हुई थी एंड आपने 2009 में आपके पिता चले गए। 2019 में आपके पति आपको छोड़ के चले गए। आप, ये काफ़ी लंबा अंतराल था आपकी पढ़ाई छोटे, आई थिंक 10 ईयर का। तो उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू करना और इतने चैलेंजिंग एग्ज़ाम देना कितना मुश्किल भरा था? हाँ, वो बहुत मुश्किल था कि 13 सालों के गैप के बाद में आपको एकदम से पढ़ना पड़ता है। और इसमें जो आरएफएस वाला एग्ज़ाम था, इसके अंदर मुझे ऑप्शनल्स भी लेने थे। तो वो जो ऑप्शनल्स थे मेरे दोनों ही, वो एकदम नए थे, जो कि मैंने बीएससी बायोटेक किया है, उसके सब्जेक्ट्स भी नहीं थे। और अगर मैं चाहती उसके सब्जेक्ट्स भी लेती तो भी मेरे लिए 13 ईयर्स बाद फिर से उन सब्जेक्ट्स को मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे तो ग्राउंड लेवल से सब कुछ स्टार्ट करना था। सो मुझे उन ऑप्शंस में जो सबसे लगा कि ये मैं ईजिली शायद कवर कर सकती हूँ, वैसे मैंने किया। मुझे बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, बिकॉज मुझे ना बुक्स का नॉलेज था, ना किसी तरह की कोई गाइडेंस थी। तो बट
ठीक है, मैंने हार नहीं मानी, मैंने पता नहीं कितनी बुक्स तो मंगाई होंगी जो कि शायद मेरे बिल्कुल काम की भी नहीं थी, बट स्टिल धीरे धीरे मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया और आगे बढ़ती गई और सब कुछ होता गया। आपने कोचिंग वगैरह ली थी या सेल्फ स्टडी से ये सब संभव हुआ? एक्चुअली ये राजस्थान फॉरेस्ट सर्विसेज एग्ज़ाम्स जो है ये काफ़ी टाइम गैप के बाद में होता है, सो उसकी एज सच कोई कोचिंग्स है नहीं। तो जो भी प्रिपरेशन थी वो मैंने खुद से की थी, सेल्फ स्टडी की थी। यूट्यूब वगैरह का थोड़ा सा मैं जो है सहारा लेती थी और बाकी मैंने खुद ने अपने आप सारी प्रिपरेशन। ये कितने मंथ्स की प्रिपरेशन थी जो आपने कंटिन्यू की थी ट्रॉमा निकलने के बाद? इट्स लाइक 4 months। 4 months में ये था कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। मैंने सुना है कि सब कहते हैं कि 7-8 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट होती है, बट मैं सिर्फ अपना बता सकती हूँ। लाइक हो सकता है मैं एवरेज हूँ, बट मैंने 7 से 8 घंटे अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को दिया। बाकी पूरे टाइम मैं सिर्फ बुक्स के साथ रहती थी, पढ़ती थी। ना मैं अपने बेटे से बात करती थी, ना मैं अपनी मम्मा से बात करती थी। मैंने अपने सारे फ़ोन जो हैं वो उनकी सबकी सिम निकाल दी थी और मुझे लगता था बस मुझे एक बार में एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि बार बार मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो आपके पास प्लान बी नहीं था? आप कंटिन्यू मतलब इसी पे प्लान फोकस बी थी? था, अगर मेरा राजस्थान फॉरेस्ट सर्विसेज में नहीं होता तो मैं डेफिनेटली आरएस के लिए ट्राई करती। एक अटैम्प्ट में नहीं होता, सेकंड देती। बट मुझे ये था कि अगर मेरा एक बार में क्लियर हो जाए तो और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको पूरा करना है। तो मेरे ये था, मैंने ये सोच के कभी नहीं पढ़ाई की कि मेरे पास और ऑप्शंस है, मैं आगे पढ़ लूँगी। मुझे ये था कि नहीं, मुझे एक बार में इसको क्लियर करना है। एक बार मुझे अपना 100% देना है कि मुझे बाद में ये ना लगे कि थोड़ी सी कमी रह गई थी, काश मैं ये कर लेती तो हो जाता। आपके एक बेटा भी है, उसने प्रिपरेशन के दौरान किस तरीके से आपकी हेल्प की थी? मेरे बेटे ने मतलब बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, बिकॉज जिस दौर से मैं निकल रही थी वो तो जस्ट 10-11 साल का बच्चा था, लेकिन उस टाइम में भी उसने इतनी मैच्योरिटी दिखाई, उसने मुझे संभाला। और मैं कई बार गिव अप कर देती थी कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी और मुझसे नहीं होगा, तो वो मेरी बुक्स लेके मेरे पास आ जाया करता था कि मम्मा आप कर लोगे। इवन कई बार जैसे नॉर्मली आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे मिलने आते हैं, तो जब मुझे इस तरह से पढ़ते हुए देखते थे, फिर रोते हुए देखते थे, तो हमेशा यही बोलते थे कि कोई बात नहीं, नहीं हो तो मतलब होप मत खोना और कभी दे लेना। तो मेरा बेटा उसी टाइम बहुत गुस्सा हो जाता था कि आप ऐसे मत बोलो मेरी मम्मा को कि मेरे मम्मा का नहीं होगा, मेरी मम्मा का ज़रूर होगा, मेरी मम्मा बहुत मेहनत करती है और मुझे पता है कि मेरी मम्मा का एग्ज़ाम क्लियर होगा, इसलिए आप ये बोलो ही मत कि मेरी मम्मा को आगे पढ़ना पड़ेगा। और उस टाइम में मतलब मुझे कब हमारी परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। लाइक उस सिचुएशन में जब मैं पढ़ाई करती थी, तो जैसे मेरे जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो सब्जेक्ट्स थे, इसका पूरा मैं लर्न करके उसको कई बार कि सुन लो शौर्य, आप सुन लो, तो मुझे ऐसे याद आता था उसका बचपन, जब नर्सरी में, केजी में मैं उससे सुना करती थी कि, लेकिन उसने मुझे हमेशा ही बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया कि मैं कर सकती हूँ। बेटे को कैसे पता कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं और उसमें क्या क्या कितना फोकस ज़रूरी है? तो होता है ना, एक छोटा बच्चा है, उसको संभालना एक अपने आप में अलग टास्क है, लेकिन वो आपकी हेल्प कर रहा था। हाँ, तो उसे इस चीज़ की कितनी समझ थी कि मम्मा जो कर रही हैं उसमें कॉन्सेंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है? अब इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ उसे ये पता कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इवन वो मुझे कहता था कि मम्मा, जैसे मैं बोलती थी शौर्य आपने दूध नहीं पिया क्या, या आप चेंज कर लो, तो ही वॉज लाइक कि नहीं मम्मा आप चिंता मत करो ना, आप बस पढ़ाई करो, मैं सब अपने आप अपना काम जो है खुद से कर लूँगा। इवन बल्कि उसने मुझे संभाला, वो मेरी इतनी चिंता करता था कि मैं बहुत ज़्यादा रोती बहुत ज़्यादा थी उस टाइम में, और जैसे मुझे नींद नहीं आती थी तो मेरी आंखों में स्वेलिंग और इस तरीके से हो जाता था। उसको मेरी आँखों से पता चल जाता था कि मैं रो रही हूँ। और मतलब मेरा रूम ऊपर था, तो वो बार बार मुझे संभालने के लिए, मतलब ये था 1-1.5 घंटे से ज़्यादा वो रह ही नहीं पाता था मुझे देखे बिना, तो वो बार बार ऊपर आके चेक करता था कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, रो तो नहीं रही हूँ। बट और कई बार मैं मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मैं कई बार झुंझला के उसको बोल देती थी कि आप इस तरह से बार बार आते हो, स्टेयर्स पे आवाज़ होती है, मुझे डिस्टर्ब होता है। तो वो अपने स्लीपर्स जो हैं वो स्टेयर्स पे खोल के आता था और फिर एकदम धीरे धीरे आके और बस थोड़ा सा यूँ देख के चला जाता था कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ ना। और रो रही, अगर उसको लगता कि मैं रो रही हूँ या बेड पे लेटी हुई हूँ, तो आके मुझे जस्ट हग कर लेता और कि मम्मा क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा, क्या आपको लर्न नहीं हो रहा क्या। फिर मैं उसको देखती, फिर मुझे लगता कि नहीं, इससे बहुत विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ, तो मुझे करना ही है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे आपकी मदर आपके साथ थी, आपके ब्रदर आपके साथ थे,
साथ ही रह रहे थे, इवन प्रिपरेशन आपके साथ कर रहे थे, तो जो प्रिपरेशन का टाइम था और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ये हादसा हो जाना, ब्रदर का चले जाना, तो ब्रदर के साथ जो आपने प्रिपरेशन की थी वो कितनी हेल्पफुल थी, और उसके बाद फिर से खड़ा होना मुश्किल परिस्थिति से? नहीं, एक्चुअली ब्रदर के साथ मैंने प्रिपरेशन आरएस की स्टार्ट की थी। हम कोचिंग साथ में जाते थे। मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो है वो ज्वाइन किया था। उसमें हम दोनों साथ जाते थे। तब तो हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस भी कर लेते थे, और हमारे जैसे वहाँ टेस्ट वगैरह होते थे उस पर भी हमारा काफ़ी डिस्कशन हो जाता था, और एक दूसरे के मार्क्स देख के भी हम लोग कि भाई नहीं मुझे भी करना है, या उस तरीके से। बट उसके बाद में जो आरएफएस वाला एग्ज़ाम था ये मैं अकेले ही प्रिपेयर कर रही थी। लाइक उसने बोला कि नहीं मेरे को आरएस ही करना है, वो अपनी आरएस की प्रिपरेशन उसने कंटिन्यू रखी, और मुझे ये लगा कि आरएस का एग्ज़ाम अभी आसपास, डेट्स नहीं पता है, पता नहीं कब होगा, अभी ये एग्ज़ाम तो जस्ट होने वाला है, तो मैंने इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। प्री क्लियर करने के बाद तो आपको श्योर हो गया होगा कि नहीं अब आगे जाना है, कैसे भी करके मेंस के लिए तैयारी करनी है? तो नहीं, एक्चुअली इसमें प्री और मेंस दोनों ही होते हैं राजस्थान फॉरेस्ट सर्विसेज में। प्री तो मेरा एक्चुअली इसका राजस्थान फॉरेस्ट सर्विसेज का रिटर्न का रिजल्ट नहीं आया था, तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तो आप कैसे लाइक हो सकते हो ना कि और नहीं पढ़ना है, तो तब तक मैं पढ़ाई कर रही थी जब तक इसका रिजल्ट नहीं आया था। मैंने आरएस प्री जो है वो दिया था, देन प्री हमारा हुआ था नवंबर में, देन दिसंबर में इसका रिजल्ट आ गया था, और मेरे मार्क्स मतलब मुझे लग रहा था मेरे मार्क्स देख के कि मेरा 120% जो है एसीएफ में हो जाएगा। सो फिर मैंने मेंस एग्ज़ाम नहीं दिया था। कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि आपने अनुकंपा जॉब ना लेके, और ये डिसीजन हालांकि चैलेंजिंग था, बट ये डिसीजन लेके अच्छा काम किया, अच्छा कदम उठाया? हाँ, मुझे मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद मुझे हर दिन ये चीज़ याद आती है कि ये मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, बहुत अच्छा स्टेप उठाया, कि मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, और मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, फिर से करना है। अदरवाइज़ मैं अनुकंपा नियुक्ति वाली नौकरी अगर ज्वाइन कर लेती और हार मान जाती तो शायद मेरी लाइफ और ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती अभी। तो जैसे अभी बेटा है, अभी बेटे पे भी ध्यान देना होता है आपको जी। और ये सिलेक्शन हो गया है, और पहली बार में सिलेक्शन हुआ है, अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये मैंने अच्छा किया, और प्राउड फील तो होता ही होगा कि हाँ, अच्छा तो लगता ही है, क्योंकि मतलब इतनी उस जो वही सिचुएशंस थी उसमें एक बार मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, और फिर अब जब मैंने कर लिया है, मेरा बेटा जो है वो मुझे देख के बहुत प्राउड फील करता है, मेरी मदर को जो है बहुत अच्छा लगता है, और इवन मेरी मदर मुझे ये बोलती है, मैं बहुत कमज़ोर टाइप की लड़की थी, लाइक छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाना, और एक होता है ना कि कभी दुख नहीं देखा होता, सीरियसली मेरी लाइफ वैसी थी, और एकदम से जब इस तरीके से हुआ, मेरे बेटे ने भी, मेरी मदर ने भी, लाइक मेरे फादर का, मेरे हस्बैंड का, फिर अब मेरे ब्रदर का, तो मेरी मम्मा को जब मैं अब देखती हूँ कि वो बहुत खुश हैं मुझे इस पोजीशन पे देख के, और मेरा बेटा जब प्राउडली बहुत बोलता है कि मेरी मम्मा जो हैं वो एसीएफ हैं, और तो वो मेरे ऑफिस आता है इवन, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, कि उन सिचुएशंस में एक बार मैंने बहुत बार गिव अप भी किया था, बट स्टिल कि मैंने अच्छा डिसीज़न लिया कि पढ़ाई करी, और आज एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर लिया और इस पोजीशन पे हूँ। आपने सीरियसली तो मतलब 4 महीने की प्रिपरेशन थी ये आपकी, लगातार कंटिन्यू बोले तो, और उसमें आपने ये मुकाम हासिल किया है जी। अब आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कितनी भी मुश्किल हालात हो अपने डिसीजंस पे अड़े रहें, या क्या? हाँ, बस यही कि हमें अपनी जो एडवर्स सिचुएशंस है उनका बहाना नहीं बनाना चाहिए। लाइक जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, हम छोटी छोटी चीज़ों पे जो हमें मुश्किल लगता है हम पहले ही उसके लिए बहाने बनाना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये तो ऐसे हो जाएगा इसलिए मुझे नहीं करना, या ये चीज़ मेरी तो परिस्थिति आज ऐसी है कि मैं ये नहीं कर सकती। तो हमें जो है उनके बहाने, उनके एक्सक्यूज़ेस नहीं देने चाहिए, और डेफिनेटली हमें अपने अच्छे के लिए मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और मे भी हमें जो भी हमारी विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनको अपना एक बार मतलब ताकत बनाना चाहिए कि भाई इस तरीके से हो गया है तो अब अपनी लाइफ को अच्छा करना है, और कोई भी अच्छा स्टैंड अपने लिए लेना है जो आपको लगता है आपके लिए ठीक है। आपके हस्बैंड की कोई बात आपको मोटिवेट करती है?
हाँ, मेरी जो पूरी पढ़ाई थी उसमें जब भी मैं बहुत ज़्यादा गिव अप करती थी तो मैं अपने हस्बैंड के जो डेडिकेशन था उनके काम के प्रति उसी को हमेशा याद करती थी। लाइक ये बहुत पैशनेट थे अपने काम के लिए, बहुत ऑनेस्ट थे। तो मुझे कई बार लगता था कि जब इन्होंने इतने डेडिकेशन से अपना काम किया, हर चीज़ में अपना 100% दिया, तो मुझे भी खुद के साथ में ऑनेस्टी रखनी है और 100% अपने एफर्ट्स जो हैं डालने हैं। जो लोग ज़िंदगी में मुश्किल हालातों को कोसते हैं उन्हें ज़रूर कीर्ति राठौड़ की ज़िंदगी से सीखना चाहिए कि मुश्किल परिस्थितियों में खुद को कैसे संवारा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।